एकदम फ्रेश टॉपिक है बच्चा। हेडिंग क्या लिखा है बताओ? कंपनसेशन कमिटी। बिना देखे एक बार सोचो, अगर मैं आपसे इन जनरल पूछ रही थी कंपनसेशन कमिटी कौन होती है? कौन होती है? एलिजिबिलिटी डिसाइड करती है एम्प्लॉइज की, किसको किसको स्कीम मिलेगी और किसको नहीं। ठीक है, अब बच्चा एलिजिबिलिटी में क्या क्या आता है ये नहीं बताया, ये उन्होंने कहा भैया कंपनसेशन कमिटी ही जाने। इन्होंने किसके बारे में बताया? कंपनसेशन कमिटी कौन है, आ जाइए। सबसे पहले उन्होंने ये बोला है कंपनी क्या बनाती है? कंपनसेशन कमिटी। क्यों बना रही है बच्चा? ताकि वो एडमिनिस्ट्रेशन मतलब मैनेज कर सके। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब क्या होता है? मैनेजमेंट। क्या कर सके बच्चा? सुपरिटेंडेंट मतलब क्या? पूरे पूरा सुपरवाइज कर सके। किसको बच्चा? स्कीम को। कंपनी जो भी एम्प्लॉय की बेनिफिट के लिए स्कीम लेकर आ रही है, कंपनी उसके लिए कंपनसेशन कमिटी बनाती है। ये कमिटी पूरी उसकी करता धरता है, वही मैनेज करेगी, वही सुपरिटेंडेंट करेगी, वही डिसाइड करेगी सारी चीजें। क्लियर बच्चा? हमने ये पढ़ा था बेनिफिट्स देने के दो रूट थे। पहला क्या था? दूसरा क्या था? पक्का? कौन से रूट में बना रहे थे हम इसे? डायरेक्ट रूट में हमें कंपनसेशन कमिटी बनानी थी। इनडायरेक्ट रूट में कौन आ गया था? ट्रस्ट आ गया था। ट्रस्ट आ गया था। पूरा नाम क्या था? एम्प्लॉय वेलफेयर ट्रस्ट। ठीक है बच्चा, तो मुझे ये बताओ डायरेक्ट रूट में सारा का सारा काम कौन करेगा? कंपनसेशन कमिटी। लेकिन अगर इनडायरेक्ट रूट है तो कंपनसेशन की कमिटी का सारा काम कहां चला जाएगा? ट्रस्ट के पास चला जाएगा, है ना? कि भैया अब कंपनी खुद नहीं कर रही है, खुद कर रही है तो सीसी बना लिया कंपनसेशन कमिटी। लेकिन अगर बच्चा इनडायरेक्ट रूट से जा रही है तो सारा काम किसको दे देगा? ट्रस्ट को। पहला पॉइंट हमें समझ में आ गया है। कंपनी कंपनसेशन कमिटी बनाती है, यही पूरी स्कीम की करता धरता है, यही एडमिनिस्टर करेगी, यही सुपरिटेंडेंट करेगी, दैट्स इट। लेकिन सेकंड पॉइंट क्या बोलता है? हाउएवर स्कीम अगर इंप्लीमेंटेड कर रहे हो बच्चा थ्रू ट्रस्ट, तो सारे काम किसको डेलीकेट हो जाएंगे? ट्रस्ट को। कंपनसेशन कमिटी डेलीकेट वही एडमिनिस्ट्रेशन किसको बच्चा? ट्रस्ट को। सिंपल बातें लिखी हैं, दो बातें। पहला, कंपनसेशन डायरेक्ट जा रहे हो तो बच्चा कंपनसेशन, इनडायरेक्ट जा रहे हो तो बच्चा डेलीकेट हो जाएगी टू ट्रस्ट, दैट्स इट। सिंपल है। चलिए, एग्जाम में पूछा जाता है कंपनसेशन कमिटी कौन सी है, तो बच्चा आपको साफ साफ मालूम है एलिजिबिलिटी यही डिसाइड करती है, एडमिनिस्ट्रेशन सुपरिटेंडेंट ये करती है। ये दो वर्ड तो याद रखना, अपने आंसर में लिख लेना। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कंपनसेशन कमिटी, मैंने आपको बताया था कमिटी, जहां कमिटी आती है तो एक ग्रुप ऑफ है ना पर्सन होते हैं। यहाँ पे ग्रुप ऑफ पर्सन कौन से होंगे? मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। फॉर एग्जाम्पल मेरी कंपनी में कितने डायरेक्टर्स है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कितने? 20 लोग। मैंने क्या किया? 5 लोग का एक कमिटी बना दिया, मतलब 5 लोग का एक ग्रुप बना दिया। इन्होंने कहा भैया कितने क्या मेंबर्स रहेंगे? इन्होंने कहा भैया कंपनीज एक्ट में ना सेक्शन 178 में बताया। अब कंपनीज एक्ट में सेक्शन 178 में क्या बताया बच्चा? रेम्यूनरेशन कमिटी। लिख लो सेक्शन 178 के यहाँ पे लिखो रेम्यूनरेशन कमिटी। बच्चा नाम से समझो, रेम्यूनरेशन कमिटी मतलब ये कमिटी है जिसका काम क्या है? कंपनी का रेम्यूनरेशन डिसाइड करना और पूरा काम देखना कि भैया एम्प्लॉइज को रेम्यूनरेशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। फॉर एग्जाम्पल किसी कंपनी में जाओगे, सीएस बनोगे, आप भी तो बच्चा एम्प्लॉय होगे उस कंपनी के एम्प्लॉय। तो बच्चा उस कंपनी में मान लो 20 डायरेक्टर है, तो उस 20 डायरेक्टर की पांच डायरेक्टर का एक ग्रुप बनाया और उस ग्रुप को बोला भाई तुम 5 डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि समय से टाइम से आपको जितनी जिसकी सैलरी बनती है वो सारी चीजें सबको मिल जाए। तो कुछ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को क्या दे दी बच्चा? रिस्पॉन्सिबिलिटी। किस चीज की? रेम्यूनरेशन देने की, रेम्यूनरेशन डिसाइड करने की और टाइम पे उन्हें पे करने की। क्या ये बात समझ में आ गई? तो वो रेम्यूनरेशन कमेटी। अब रेम्यूनरेशन कमेटी बहुत डिटेल में इन्होंने इतनी डिटेलिंग बताई नहीं है, बस इन्होंने क्या बोला कि कंपनसेशन कमेटी में उतने ही मेंबर रहेंगे जितने कितने में रहते हैं? रेम्यूनरेशन। बच्चा अब ये रेम्यूनरेशन कमेटी ही तो जानती होगी कि कौन सा एम्प्लॉय कितने काम का है, क्योंकि ये रेम्यूनरेशन डिसाइड कर रही है ना। इनको मालूम है ना कि भैया इसको थोड़ी ज्यादा इज्जत दो, ज्यादा काम का है, इसको थोड़ी कम इज्जत दो, कम काम का है। तो इन शॉर्ट यहाँ पे जो हमारा सेकेंड पॉइंट बोलता है कंपनसेशन कमेटी में उतने मेंबर्स होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के जो प्रोवाइड है किसमें? 178 में। मतलब कुछ नहीं, कंपनसेशन कमेटी में उतने परसेंट जो एज पर कितने होते हैं? रेम्यूनरेशन कमेटी, मतलब दोनों एक ही होते हैं, बस नाम अलग अलग दे दिए। क्या बात समझ में आई? मतलब उन्हीं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बोला भैया तुम ही रेम्यूनरेशन डिसाइड करो, और इनको क्या बोला? भैया तुम ही बताओ कौन से एम्प्लॉइज को हमें ये ऑप्शन देना चाहिए। समझ में आया? नेक्स्ट, कमिटी कंपनसेशन कमिटी क्या करती है बच्चा? सारे डिटेल्स किसके? टर्म्स एंड कंडीशन किसके? स्कीम के डिसाइड करेगी। क्या करेगी? हर कंपनी का अपना अलग अलग होगा, सब कंपनी का अलग अलग। हमें करना है 5 साल, दूसरी कंपनी के लिए 6 साल, 7 साल, सबकी अपनी मर्जी।
लेकिन डिसाइड करने वाला कौन है बच्चा? ये इन शॉर्ट कंपनसेशन कमिटी वो कमिटी है जो एम्प्लॉयज की एलिजिबिलिटी डिसाइड करती है, जो स्कीम की सारी बच्चा डिटेल टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड करती है। दैट्स इट। कुछ अलग बताया क्या उन्होंने? जनरल बातें। आ जाओ फिर से जनरल बात कर रखी है। कमिटी जब ये सब बनाएगी तो ध्यान रखना, फ्रेम करेगी जब सुटेबल पॉलिसी और प्रोसीजर, तो प्लीज एंश्योर करना, क्या एंश्योर करना कि क्या वायलेशन ना हो सिक्योरिटीज लॉ का। मतलब आप ऐसा कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन नहीं रख सकते जो सिक्योरिटी लॉ मतलब सेबी लॉ, सेबी की बात करें ना, सेबी के रूल्स रेगुलेशन के अगेंस्ट ना हो, मतलब लॉ को ब्रीच ना करे, बस आप ऐसा बनाना। मतलब आपने बोल दिया भैया जब तक रहोगे तब तक हम देंगे, मतलब मरते दम तक रहो, तो क्या ऐसी कुछ बातें लिख सकते हैं? नहीं। तो पॉलिसी बनाना एकदम जेन्युइन बनाना, लॉ को बस ब्रीच मत करना। मतलब इन्होंने पहला पॉइंट क्या बताया? कंपनसेशन कमिटी कौन है? जो एडमिनिस्ट्रेट और सुप्रिटेंडेंट कर रही है। बच्चा कंपनसेशन कमिटी कौन है? जो क्या कर रही है बच्चा? डिटेल टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड कर रही है। कंपनसेशन कमिटी वो है जब ये डिटेल टर्म्स एंड कंडीशन पॉलिसी बनाएगी तो सारे लॉ को ध्यान में रखकर बनाएगी। दैट्स इट। क्या ये बात समझ में आई? बस बीच में उन्होंने एक पॉइंट क्या दे दिया है बच्चा कि भैया इनडायरेक्ट रूट होगा ना, ट्रस्ट का रूट होगा ना, तो ये सारी पावर कौन करेगा? ट्रस्ट के पास डेलीकेट हो जाएगी। दैट्स इट। तो अगर एग्जाम में पूछा है बस कंपनसेशन कमिटी, तो कंपनसेशन कमिटी में ये सारी बातें लिख देंगे। क्या कंपनसेशन कमिटी में कौन होते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लोग रहते हैं। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन से वाले? वही जो रेम्यूनरेशन कमिटी में होते हैं। अब रेम्यूनरेशन कमिटी कौन सी होती है? वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की टीम जो कि क्या डिसाइड करी है? रेम्यूनरेशन। दैट्स इट। समझ में आया? पक्का आता है इसमें क्वेश्चन। ठीक, कोई भी ऐसा पॉइंट जो नहीं समझ में आ रहा बच्चा? नहीं होती है। काम किसको दे दिया? ट्रस्ट को। तो उनकी पावर डेलीकेट हो गई। मतलब जो जो काम अभी हमने कंपनसेशन कमेटी को लेकर पढ़ा वो सारे काम किसके भी है? ट्रस्ट के भी है। तो ट्रस्ट वो सब करेगी। ट्रस्ट क्या करेगी? एडमिनिस्टर और सुप्रिटेंडेंट ये क्या करेगी? फॉर्मुलेट करेगी। क्या? डिटेल टर्म्स एंड, लेकिन पॉलिसी का ध्यान रखना, काम पूरे के पूरे उसमें ट्रांसफर चलेगा। ठीक है, कंपनी मतलब कंपनी ही डिसाइड करके तुम्हें बताइए भैया ऐसे ऐसा कर लो। ट्रस्ट की हेल्प तो की ही जाएगी क्योंकि उनको इतना कुछ पता नहीं रहता। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सपोर्ट रहेगा। ठीक है, क्लियर है बच्चा? नेक्स्ट हेडिंग, छोटा सा था वो टॉपिक, ओवर हो गया। हेडिंग बताओ क्या लिखा है? वापस कंपनी दो टाइप की है, एक है लिस्टेड, एक है अनलिस्टेड। मुझे अनलिस्टेड में बताओ क्या पास करना है? SR QR? दोनों, पब्लिक के लिए, प्राइवेट के लिए। लिस्टेड के लिए क्या है? ओनली SR। हेडिंग क्या लिखा है? शेयर होल्डर अप्रूवल। किसके रेगुलेशन पढ़ रहे? सेबी के। मतलब किसकी बात करें? लिस्टेड। लिस्टेड की बात करें ना बच्चा, अनलिस्टेड की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, लिस्टेड की बात करें। इन्होंने कहा भैया शेयर होल्डर से अप्रूवल लेना है, तो शेयर होल्डर से अप्रूवल लेने के लिए आपको क्या करवाना है? SR खत्म। SR का मतलब क्या है? स्पेशल रेजोल्यूशन 75% की हाँ होनी चाहिए। मतलब मीटिंग हो रही है, मैं एम्प्लॉय के लिए स्टॉप लेकर आने वाली, तुम लोग से पूछूंगी वोट करोगे फेवर में, कितने लोगों के हाँ चाहिए मुझे? 75। अगर 74 लोगों ने हाँ बोला तो कर पाऊंगी यह काम? नहीं। ठीक, चलिए। इन्होंने कहा साथ में ना एक काम करना, नोटिस के साथ ना एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट एनेक्स करना, ऐसे चिपका कर भेज देना। मतलब आप लोगों की मीटिंग होने से पहले आपके घर पे नोटिस आया था? नोटिस आया था, तो इस नोटिस के साथ मैंने एक और डॉक्यूमेंट भेजा था। दो डॉक्यूमेंट थे, एक डॉक्यूमेंट था जो कि नोटिस था, दूसरा डॉक्यूमेंट क्या था? एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। उस स्टेटमेंट में साफ साफ लिखा होना चाहिए कि आप क्या करने वाले हो। क्या करने वाले हो? इस और की स्कीम लेके आने वाले, इंडियन एम्प्लॉयज को देने वाले, पूरी डिटेलिंग आपको घर से ही पता है। आपको लगेगा कि नहीं मुझे वोट करना है इसमें, तो आप आ जाओगे। अगर आपको लगेगा अरे मेरे काम की चीज नहीं है, तो आप घर से निकलोगे ही नहीं। इन शॉर्ट नोटिस में सबको पता होता है पहले से ही कि मीटिंग में आज क्या डिस्कस होने वाला है। क्या ये बात समझ में आ रही है? ताकि इंपॉर्टेंट लगे तो आओ, नहीं इंपॉर्टेंट लगे तो मत आओ। ऐसा सरप्राइज नहीं होता है कि भैया मीटिंग में आ गए, क्या डिस्कस होगा ये आज मीटिंग में पता चलेगा, ऐसा होता नहीं है। पहले से ही नोटिस में आपको बता दिया जाता है। तो नोटिस में लिखा होगा कहाँ आना है, कब आना है, कितने बजे आना है। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में क्या लिखा होगा कि हम यहां पर क्या डिस्कस करने वाले हैं? बेनिफिट देने वाले एम्प्लॉयज को, सॉफ्ट स्कीम, इतने इतने लोग को इतना इतना प्राइस देने वाले। ठीक है, तो ये आपको पहले से ही बता दिया जाएगा। बस मीटिंग में आकर आप क्या करोगे बच्चा? कुछ क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हो, कुछ डिस्कस करना है तो डिस्कस कर सकते हो, फिर आपको फाइनली वोट करना है। यहां पर मैं आपको डिटेलिंग इतनी नहीं बताने वाली क्योंकि ये तो मैं बता चुकी हूं। बस फॉर्मेलिटी के लिए आपको फिर भी हेडिंग बता दी जाएगी। क्लियर है बच्चा? ठीक है,
इक्विटी में मतलब प्रमोटर को जब इशू करते हैं उस टाइम एक्सप्लेनेटरी हाँ, स्टेटमेंट, लेकिन रूल होता है हमेशा नोटिस के साथ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जाएगा ही जाएगा। किसी में लिखा जा रहा है, किसी में लिखा नहीं जा रहा है, भूल जाते हैं लोग, लेकिन रूल है नोटिस के साथ साथ हमेशा क्या होता है, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जाता ही जाता है। क्लियर है बच्चा? चलिए, फिर उन्होंने बोला कि भाई कैसे रेजोल्यूशन पास करेंगे। इन्होंने कहा भैया सेपरेट रेजोल्यूशन। क्या बोला? सेपरेट रेजोल्यूशन मतलब कंपनी में अब अलग अलग रेजोल्यूशन, मतलब मीटिंग हो रही है, पहले मैं आपको बोलूंगी कि मैं स्कीम, समझना बच्चा, मैं ESOP की स्कीम लेके आ रही हूँ, कितने लोग हाँ बोल रहे हैं, तो ऐसे हैंड रेस करवाऊंगी, 75% लोग हाँ बोल देंगे। क्लियर है? फिर उसके बाद मीटिंग में ही डिसाइड हो जाना था ना बच्चा कि डायरेक्ट रूट से कि इनडायरेक्ट रूट, पढ़ा था ना, मीटिंग में डिसाइड हो जाना था बच्चा। तो इनडायरेक्ट रूट से कर रही हूँ, इनडायरेक्ट रूट से करूँ, ये भी डिस्कस होगा। तो उन्होंने कहा आपको जितनी बातें करनी है उन सारी बातों के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चा, सेपरेट रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। एक बार हैंड रेस किया उसी में सारे डिस्कशन हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। इन्होंने कहा कुछ 4 केसेस है, ABCD, इन 4 केसेस में आपको अलग अलग बार वोटिंग करवानी पड़ेगी। वो कौन कौन से केसेस है आओ डिटेल में पढ़े। अभी मुझे ये बताओ, हमने शेयर होल्डर अप्रूवल की हेडिंग पढ़ी। शेयर होल्डर अप्रूवल से मतलब कौन सी वाली अप्रूवल लेनी है, OR के SR। जब SR के लिए आप रेजोल्यूशन पास करना पाना चाहते हो तो मीटिंग में आने से पहले घर पे आप क्या क्या भेजोगे, नोटिस दैट एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। ये क्या कह रहे हैं भैया, प्लीज जब मीटिंग में आ जाएंगे तो सेपरेट रेजोल्यूशन पास करना, मतलब बार बार वोट करवाना इन 4 बातों के लिए। चलिए वो 4 बातें कौन सी है डिटेल में देखें बच्चा। सेकेंडरी मार्केट मतलब कौन सा रूट, इनडायरेक्ट, है ना। चलो, सेकेंडरी एक्विजिशन अगर आप स्कीम का करवा रहे हो, मतलब डायरेक्ट नहीं, आपने कौन सा रूट लिया बच्चा, ट्रस्ट वाला, इनडायरेक्ट। तो इन्होंने कहा सुनो अप्रूवल ले लेना, वही मेंशन जो परसेंटेज है सेकेंडरी एक्विजिशन का। एक साल में सेकेंडरी मार्केट से कितने शेयर्स ले सकते हैं, 2%। तो प्लीज बता दो कि सेकेंडरी मार्केट से हम इतना परसेंट, पहले से सब कुछ डिसाइड होता है, कुछ भी तुरंत में नहीं होता। हम 1% ले रहे हैं, हम 2% ले रहे हैं बच्चा। जो भी मेंशन परसेंटेज है, मान लो 2%, हम 2% तक का एक्विजिशन लेंगे। इसके लिए सेपरेट रेजोल्यूशन, मतलब मीटिंग हो रही है, पहले मैंने कहा हमें वोटिंग करनी है किसको लेकर, कि मैं स्टॉप लेकर आ रही हूं, तो इसके लिए कितने लोग हाँ बोले, कितने लोग ना। अगर बच्चा 74% लोगों ने हाँ बोला कि मैं आगे रेजोल्यूशन पास करवा पाऊंगी, बात ही खत्म हो गई, खत्म मीटिंग हमारी। अगर 75 लोगों के बच्चा 75 लोगों के वोट आ जाते तो बच्चा पहला रेजोल्यूशन पास हो गया, पहला रेजोल्यूशन पास हो गया। अब मुझे क्या करवाना है, सेकंड रेजोल्यूशन पास करवाना है। आपने बोल दिया हाँ दीदी हम ESOP लेने के लिए तैयार है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, शेयर होल्डर ने हाँ बोल दिया, एम्प्लॉइज को दे सकते, मैंने रीजन एक्सप्लेन कर दिया। अब मैंने आपसे बोला कि हम सेकेंडरी मार्केट से शेयर्स लेने का सोच रहे हैं, कहां से लेने का सोच रहे हैं, सेकेंडरी मार्केट। अब जब हम सेकेंडरी मार्केट से लेने का सोच रहे हैं, हम 2% तक के शेयर्स ट्रस्ट को बोलेंगे कि खरीदेगा वो, ठीक है, ट्रस्ट को ही बोलेंगे ना, ठीक है। तो बच्चा इसके लिए कितने लोग हाँ बोल रहे, कितने लोग हाँ बोल रहे, बच्चा दोबारा से वोटिंग कराऊंगी। मतलब पहली वोटिंग किसको लेकर हो गई है, ESOP इशू करने को लेकर, दूसरी वोटिंग किसको लेकर बच्चा, सेकेंडरी मार्केट। तो सेपरेट मतलब 2 अलग अलग रेजोल्यूशन पास करना, मतलब 2 अलग अलग बार क्या होगी बच्चा, वोटिंग। क्या ये बात समझ में आई, पक्का। चलिए, अब इन्होंने कहा सेकेंडरी एक्विजिशन अगर हो रहा है उसको क्या करो बच्चा, एक्सपेंड कर रहे हो, मतलब 2% था, हर साल आपकी 2 ही है, लेकिन ओवरऑल लिमिट कितनी आपकी 5% है, 2% भी और 5% भी है। अगर आप इससे पहले 2% वाले कर चुके हो, आप इसे एक्सपेंड करना चाहते हो, मेंटेन दी वही 5% वाली कैप जो भी प्रिस्क्राइब है रेगुलेशन ने इंक्रीज, आपने पहले 2% तक का कर चुके हैं। आज वाली मीटिंग में क्या डिस्कशन हो रहा है बच्चा, क्या डिस्कशन हो रहा है, वही 2% वाला आप उसको एक्सपैंड कर दो। तो इसके लिए भी इन्होंने कहा सेपरेट वोटिंग। वापस मतलब पहली वोटिंग किसको लेकर होगी, ESOP दूं कि नहीं दूं, आपने हाँ बोला तो आगे जाएगी बात, नहीं तो आगे बात जाने वाली नहीं है। अब इससे पहले 2 लेके आ चुके, अब बच्चा आप 5% वाली एक लिमिट तक आ रहे, तो इसके लिए भी उन्होंने क्या बोल दिया, एक सेपरेट रेजोल्यूशन। क्या ये बात समझ में आ रही है, पक्का। चलिए सी पॉइंट में आएंगे बच्चा, सी पॉइंट में ऑप्शन ग्रांट, ग्रांट मतलब क्या होता है, परमिशन, ऑप्शन देना, जिस दिन ऑप्शन देना, ठीक है बच्चा। कुछ वर्ड्स बताए थे ना, पहला क्या बताया था, ग्रांट, दूसरा वेस्ट, तीसरा एक्साइज, फिर सेल। तो वाला ग्रांट है ना, नॉर्मल इंग्लिश वाला ग्रांट की बात नहीं कर रही, ठीक है, ऑप्शन देना। चलिए आपने ऑप्शन दिया, या तो ESOP दिया, या तो एप्रिसिएशन राइट दिया, या फिर बच्चों कोई भी अदर बेनिफिट, मतलब वो 5 स्कीम में से कुछ भी,
ठीक है, रिटायरमेंट जनरल बेनिफिट दोनों। इन्होंने कहा जब भी ऑप्शन दिया जा रहा होगा किसको बच्चा, सब्सिडरी कंपनी के एम्प्लॉयर डायरेक्टर को या फिर होल्डिंग कंपनी, इसके लिए भी अलग से रेजोल्यूशन। मतलब आज मैं जो स्कीम लेके आई हूँ उस स्कीम में मैं अपने एम्प्लॉयज को भी देना चाहती हूँ। फॉर एग्जांपल आईटेक सी वाली जो ब्रांच है, हम रक्षिता दी को भी ये स्कीम देना चाहते हैं और दूसरी ब्रांच में श्रद्धा दी बैठते हैं, हम उन्हें भी देना चाहते हैं, हम उन्हें भी देना चाहते हैं। तो पहला मैंने वोट क्या करवाया कि हम अपने ही कंपनी के एम्प्लॉयज को देना चाहते हैं, वोट करो। आप लोगों ने हाँ बोला। हमने कहा हम अपनी सब्सिडरी कंपनी के भी एम्प्लॉयज डायरेक्टर को देना चाहते हैं, तो इन्होंने क्या बोला है, एक ही वोटिंग से काम नहीं चलेगा। मतलब अपनी सब्सिडरी होल्डिंग के लिए दोगे तो फिर से क्या करवाओ, वोटिंग। अब तुम लोगों ने अगर उसमें ना बोल दे तो बच्चा मैं क्या कर सकती हूँ, क्या नहीं, हाँ भी बोल सकते हो। इन शॉर्ट सब्सिडरी के लिए लाओगे या होल्डिंग के लिए, अलग से सेपरेट रेजोल्यूशन पास करना है, मतलब एक रेजोल्यूशन में सारे काम नहीं होंगे। बच्चा अब ये बात किसको पता होगी, सीएस को ही पता होगी ना, क्या डायरेक्टर को कितनी डिटेलिंग पता होगी। डायरेक्टर तो बोलेगा अच्छा बस एसआर पास करवा लेंगे, आप भी मुंह उठा के यही काम कर रहे होंगे, क्योंकि तब तक तो हम भूल जाएंगे, होगा ना ऐसा। तो बच्चा भूल जाते नॉर्मल है, ठीक है। मैं भी काम करते करते जितना भी सीएस में पढ़ा था भूल गई थी। क्या करना है, जब भी कोई काम आता है एक्ट खोलना है, कंपनीज एक्ट खोलना है, पढ़ना है। नालायक हो तुम, ठीक है। चलो एक्ट बदलते रहेंगे, ठीक है, तो एक्ट बदले भी तो जा सकते हैं। कब बनोगे सीएस, कितना जमाना बदल जाएगा, ठीक है। तो बच्चा लॉ बदलता जाता है, कुछ नहीं, कोई भी काम करने से पहले चेक कर लो कुछ अमेंडमेंट तो नहीं हो गई। अगर याद है तो पुराना होगा, ठीक है। कुछ नहीं, एक्ट पढ़ना है, उसकी प्रोसेस पढ़ना है, इंप्लीमेंट करवाना है। क्लैरिटी है बच्चा, पक्का। लेकिन इतने एलिजिबल हो जाने कि लॉ रीड कर सके, पता चला लॉ ही रीड नहीं कर पा रहे, ठीक है। चलो वेरी गुड बच्चा, एबीसी समझ में आया। पहला पॉइंट क्या बोलता है, पहला ये तो मैंने बताया था। यहाँ ए पॉइंट क्या बोलता है, अगर सेकेंडरी मार्केट से जा रहे हो तो सेपरेट। बी पॉइंट क्या बोलता है, क्या पॉइंट, लिमिट को, है ना, 5% तक में जा रहे हो तो सेपरेट। सी पॉइंट क्या बोलता है, सब्सिडी या फिर होल्डिंग को देना है, सेपरेट रेजोल्यूशन, ठीक है, पक्का। अब लास्ट पॉइंट खुद पढ़ लो। अब देखते हो लॉ पढ़ पा रहे हो कि नहीं पढ़ पा रहे, ट्राई करो, ठीक है। मन में पढ़ो, सब मन पे पढ़ेंगे। ये कुछ अनोखी बात करी है तो उसमें डरना नहीं, डरने वाली बात है कि तुम लोग अगर नहीं समझ पा रहे हो तो मत टेंशन लेना, कि मैं समझाऊंगी तभी समझ में आएगा। तो आ जाओ बता रही बच्चा, तो ये हाईलाइट किया है ना, इन्होंने कहा कुछ आइडेंटिफाइड एम्प्लॉइज है, मतलब कुछ सिलेक्टेड एम्प्लॉइज है। हमने नोटिस किया है पिछले एक साल में आप इनको कितना दे चुके हो, इक्वल या फिर एक्सीडिंग 1%, कितना दे चुके हो, एक या फिर एक से ज्यादा। मतलब कुछ एम्प्लॉइज हैं पिछले एक साल में इनको शेयर्स मिल चुके, कितने शेयर्स मिल चुके, एक या एक से ज्यादा। अब आप क्या कर रहे हो, और देने का सोच रहे हो, एकदम फ्रेश लोगों को ऑप्शन दे रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, पहली बार में जब रेजोल्यूशन पास हो तो उसमें कवर हो जाए। लेकिन अगर हमें दिखेगा कि कुछ सिलेक्टेड एम्प्लॉइज है जिनको पहले भी आप शेयर्स दे चुके हो, तो इतना मेहरबान उस पे क्यों हो रहे हो, तो प्लीज इसके लिए अलग से रेजोल्यूशन पास किया जाएगा। मतलब याद करो, जब हम रेजोल्यूशन पास कर रहे थे तो क्या पूरी डिटेलिंग बताते थे, डिटेलिंग में क्या बताते थे, किस किस को ऑप्शन दे रहे हैं, ठीक है। अगर उन एम्प्लॉइज में से डिटेल जब लिस्ट दी जाएगी डायरेक्टर एम्प्लॉइज की, उसमें अगर हमें पता चलेगा कि कुछ क्या है बच्चा, आइडेंटिफाइड एम्प्लॉइज है, मतलब जिनके पास एम्प्लॉइज के पास ऑलरेडी क्या बच्चा, शेयर्स है, कितने शेयर्स हैं, एक या एक से ज्यादा, तो सेलेक्टेड एम्प्लॉइज है, इनके लिए अलग से रेजोल्यूशन पास होगा। चलिए प्रैक्टिकली एक बार सोच के देखते हैं। हमने ये चारों के चारों पॉइंट्स पढ़ लिए। पहला, ये मीटिंग हो रही है, मैंने आपके घर पे दिया होगा नोटिस, ठीक है, नोटिस दिया होगा, नोटिस के साथ क्या दिया होगा, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। बच्चा अब कुछ लोगों को लगा भैया हमें इंटरेस्ट नहीं है इसमें, तो वो नहीं आए, बाकी सबको इंटरेस्ट जिसको लगा वो आ गए। तो अब हो रही है मीटिंग। पहले मैं आपके सामने बात रखूंगी, क्या मैं अपने एम्प्लॉइज को दे सकती हूँ इसॉप का ऑप्शन, हैंड रेस करो। तो बच्चा पहला वोट हो जाएगा, पहला एसआर पास हो जाएगा एक बार। दूसरा एसआर कब पास कराऊंगी, मैंने डिसाइड किया है कि मैं किस रूट से जाऊंगी, सेकेंडरी मार्केट से, तो दूसरा एसआर पास होगा। फिर बच्चा या तो ए होगा या तो बी होगा, दोनों से कोई एक होगा ना। बच्चा सेकेंडरी मार्केट से पहले कर चुकी, अब आज जो मैं सेकेंडरी मार्केट में करने वाली हूँ, मैं 5 लिमिट मतलब 2% की लिमिट को क्या कर रही हूँ, एक्सीड कर रही हूँ, एक्सपेंड कर रही हूँ, तो फिर मैं एसआर पास करूंगी। ये बात समझ में आ गई। या फिर सी ऑप्शन, मैं जो ये ऑप्शन है किसको देने वाली हूँ,
सब्सिडरी कंपनी के लिए और होल्डिंग। मतलब पहले एसआर में मैंने अपनी कंपनी के एम्प्लॉइज को मैं दे रही हूँ, ये वाली बात रखी होगी। अब ये तीसरे वाले एसआर में, सॉरी चौथे वाले एसआर में क्या बोल रही हूँ, सब्सिडरी कंपनी और होल्डिंग कंपनी के एम्प्लॉइज को देना चाहते हो। क्या आप सहमत हो? आप बोलोगे नहीं नहीं हम चाहते बस अपने एम्प्लॉइज को दो, हम होल्डिंग और सब्सिडरी को नहीं देंगे। आपकी मर्जी, आपसे पूछा जा रहा है अलग से, ठीक है, तो आप हाँ ना बोल सकते हो, मतलब आपसे प्रॉपर पूछा जाएगा। डी पॉइंट, हाँ इंडिविजुअल लेवल, ठीक है। चलिए अब डी पॉइंट में क्या हो रहा है, फिफ्थ एसआर में पास कराऊंगी किसका, लिस्ट जब दी गई तो हम खुद ही से बोलेंगे। बच्चा ये सीएस का ही काम है कि भैया मीटिंग में सारी बातें क्लियर करे। खुद सीएस आकर बोलेगा, है ना, डायरेक्टर के थ्रू बोल सकता है, फिर खुद बोलेगा कि सुनो हमारे जो लॉज है, लॉज बोलते हैं कि इसके लिए भी सेपरेट से रेजोल्यूशन पास कराओ। हमारे कुछ सिलेक्टेड एम्प्लॉइज हैं, इनके पास कितने हैं बच्चा शेयर्स, 1% या उससे ज्यादा, मतलब कम है तो चलेगा, तो करने की जरूरत नहीं। 1% उससे ज्यादा ऑलरेडी पिछले 1 साल में इनके पास शेयर्स आ चुके हैं, अब हम इनको और दे रहे। क्या आप इंटरेस्टेड हो इनको और देने में? आप हाँ भी बोल सकते हो और आप ना भी बोल सकते हो, और इंडिविजुअली सबका देखना है, ग्रुप में नहीं। क्लियर है बच्चा? एम्प्लॉइज कोई आर्टिफिशियल तो होगा नहीं, इंसानी होगा, है ना। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? पक्का? आफ्टर वेस्टिंग पीरियड के बाद आइडेंटिफाइड पीरियड ड्यूरिंग 1 ईयर इक्वल टू या फिर एक्सीडिंग, एक्चुअली इनके पास ऑलरेडी होंगे। वेस्टिंग मतलब क्या होता है बच्चा, ड्यूरेशन, मतलब इनके पास ऑलरेडी शेयर्स हैं। जब हम ऑप्शन दे रहे तो शेयर्स तो किसी के पास नहीं ना। आज मैं ऑप्शन दे रही हूँ, 5 साल बाद आपको शेयर्स मिलेंगे, मतलब इनके पास ऑलरेडी शेयर्स रखे हुए, मतलब वेस्टिंग क्या एक्साइज कर चुके हैं कब का, ठीक है। तो पिछले 1 साल में एक्साइज किया है क्या, तो फिर अलग से पूछना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर है बच्चा? कब कब अलग से सेपरेट रेजोल्यूशन पास करना है? 4 केसेस। पहला, सेकेंडरी मार्केट जा रहे हो या फिर सेकेंडरी मार्केट की लिमिट बढ़ा रहे हो, 2 से 5 में जा रहे हो, या फिर होल्डिंग है सब्सिडी। आखिरी वाला सेलेक्टेड एम्प्लॉइज ऑलरेडी है, एक से ज्यादा, तो अलग से रेजोल्यूशन पास करें। अपूर्व, सब समझ में आ गया? नालायक, हाँ लोग तो और ऑन ऑफ खेलते रहते हो। चलिए बड़ी मजा आती है ना ये सारे। अच्छा 1 मिनट रुको तो, बस पहला टॉपिक क्या पढ़ा था, कौन सी होती है, समझ में आ गया? पूरा का पूरा काम देखते हैं, लेकिन डायरेक्ट रूट का, इनडायरेक्ट रूट में कौन होता है, ट्रस्ट देखेगा, ठीक है। चलिए शेयरहोल्डर अप्रूवल से मतलब क्या है, एसआर पास करना। इन्होंने बस डिटेलिंग बताई है। अगर पूछा जाएगा किस टाइप का, तो एसआर, बस डिटेलिंग बताया, नोटिस ऑफ एक्सप्लेनेटरी, अलग अलग रेजोल्यूशन, सब केसेस के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग बताओ, कौन सी स्कीम? 5 स्कीम थी। पहली इसॉप, परचेज, एप्रिसिएशन, जनरल बेनिफिट, रिटायरमेंट बेनिफिट। नालायक, वेरिएशन का मीनिंग बताओ। वेरिएशन, वेरी करना मतलब चेंजेस। चल बच्चा क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर, इन्होंने कहा स्कीम बनाई। स्कीम कौन बनाता है, कौन बनाता है, कंपनसेशन कमिटी। बच्चा जो भी स्कीम बनाई जा रही है मेंबर के सामने रखा जा रहा था, एसआर पास किया उसने। क्लियर है बच्चा? अब स्कीम को बदल रहे, स्कीम के टर्म्स एंड कंडीशन को क्या कर रहे, बदल रहे। बच्चा जब पहली बार स्कीम बनाई थी तो एसआर पास करवाया था ना, बदलेंगे तो जितनी बार बदलेंगे उतनी बार एसआर पास करवाना पड़े। पहले कुछ और शर्तों पे आप दे रहे थे, है ना। अब कंपनी अगर स्कीम बदल रही है तो वापस से पहले शेयर होल्डर के पास आओ, पूछो, एसआर पास होगा तब जाके वो चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज चेंज नहीं करेंगे। लेकिन बच्चा एक कंडीशन याद रखना, अगर आप टर्म्स एंड कंडीशन चेंज कर रहे हो हमेशा एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए चेंज होना चाहिए, उसके अगेंस्ट के लिए नहीं। अब चाहे पूरे 100 के 100% हाँ बोल दे, तुम लोग तो ठहरे शेयर होल्डर, एम्प्लॉय के साथ गलत हो रहा है तो हो जाए, है ना, उनके साथ जास्ती हो रही तो हो जाए, तो बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए। एसआर पास करना तो है, आपकी हामी तो चाहिए, लेकिन ध्यान रखना स्कीम फेवरेबल होनी चाहिए, अगेंस्ट नहीं। किसके अगेंस्ट और फेवर की बात हो रही, एम्प्लॉय। कंपनी शेल, शेल क्या लिखा है, नॉट वेरी, चेंज नहीं कर सकती अनलेस स्पेशल रेजोल्यूशन। सिंपल भाषा में बोलूं तो चेंज कर सकती है बाय पासिंग एसआर। क्लियर है? बस नेगेटिव लाइन लिखा है, कंपनी चेंज नहीं कर सकती जब तक क्या ना करे, एसआर पास ना करे। लेकिन कंडीशन क्या बोली, प्रोवाइडेड दैट वेरिएशन इज नॉट प्रेजुडिशियल, मतलब क्या होता है, हार्मफुल। प्रेजुडाइज, प्रेजुडिशियल, ठीक है। प्रेजुडाइज मतलब क्या होता है, हार्मफुल। नॉट, नॉट बच्चा
हार्मफुल नहीं होने चाहिए, किसके लिए? इन द इंटरेस्ट ऑफ द एम्प्लॉय। सबके सब हार्म बोल रहे हैं, अगेंस्ट में जा रहा है, बल्ले बल्ले नहीं, तभी रोक देगा। ठीक है, चलो चेंज कर सकते हो क्या स्कीम? पक्का, लेकिन क्या करना है, प्रोसेस है एसआर पास, और ध्यान रखना जो चेंजेस हो रहे हैं फेवरेबल होने चाहिए। ठीक है, क्या पहला पॉइंट समझ में आया? चलिए दूसरा, कंपनी में स्पेशल रेजोल्यूशन वेरी द टर्म्स ऑफ द स्कीम ऑफर टू। बच्चा समझना, इन्होंने कहा ऑफर टू अर्लियर रेजोल्यूशन ऑफ द जनरल बॉडी। इन्होंने कहा भी ऑफर, ऑफर्ड बच्चा कर ही दे रही थी। समझना, हमने पहली बार हमने क्या दिया बच्चा? स्कीम आपके सामने रखी, मीटिंग करवाई कि हम एम्प्लॉयज को देने वाले हैं, तुम लोगों ने बोल दिया हाँ। फिर मैंने उसे क्या कर दिया बच्चा? चेंज। क्या कर दिया उसे? चेंज। फिर से मीटिंग करवाई, आपसे पूछा, यही हुआ ना पहले वाले पॉइंट में। दूसरा वाला पॉइंट बोलता है कि कंपनी चाहे तो, क्या लिखा है बच्चा? कंपनी में, यहां शेल था, शेल की इंपॉर्टेंस क्या होती है बच्चा? करना ही करना है। में मतलब क्या बच्चा? ऑप्शन। कंपनी चाहे तो टर्म्स एंड कंडीशन जो ऑफर कर चुकी है अर्लियर रेजोल्यूशन में, मतलब समझना, मैंने आपके परमिशन ले ली थी और ऑफर दे दिया था। किसको ऑफर दे दिया था बच्चा? एम्प्लॉइज को। बट नॉट एक्साइज, अभी एम्प्लॉइज ने क्या नहीं किया है? एक्साइज नहीं किया है। समझना, पहले और दूसरे पॉइंट में डिफरेंस समझना। पहले क्या हुआ था? जनवरी में मैंने आपसे परमिशन ली, ठीक है, लेकिन अभी मैंने ऑफर नहीं किया था। ठीक है, ऑफर नहीं किया था, ऑफर करने से पहले ही मैंने क्या कर दी? स्कीम बदल दी, तो उसके लिए दोबारा से मैंने रेजोल्यूशन पास करवाया। क्लियर है? तो ये क्या बोल रहा है? ऑफर यहां पर नहीं हुआ था। वापस, जनवरी में मैंने आपको परमिशन ली, ठीक है, फरवरी में मुझे ऑफर करना था, लेकिन ऑफर करती इससे पहले ही मैंने दोबारा से जनवरी में क्या करवा ली बच्चा? मीटिंग बुलवा ली और आपसे स्कीम बदलवा दी। मतलब पहले वाले केस में हमने अपने एम्प्लॉयज को ऑफर नहीं दिया था और पहले ही स्कीम बदल ली, तो क्या कर सकते हैं? हाँ। सेकेंड वाले ऑप्शन में ये क्या हुआ? हमने ऑफर दे दिया, एम्प्लॉयज को बोल दिया भाई ऑफर है तेरे को, ऑफर देने के बाद हम क्या बदल रहे बच्चा? स्कीम। गलत है ना? बदल रहे कि नहीं बदल रहे? तो इन्होंने क्या बोला? एक्साइज नहीं किया है अभी। एक्साइज नहीं किया मतलब अभी वेस्टिंग पीरियड चल रहा होगा, वेस्टिंग पीरियड। आज मैंने ऑफर दिया, 5 साल बाद आप इसे एक्साइज करोगे, अभी एक्साइज नहीं किया है, तब आप इसे चेंज करो। क्या चेंज कर सकते हो? हाँ, चेंज कर सकते हो। हाँ, आप स्कीम को कभी बदल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हर केस में आपको क्या पास करना है? एसआर। एसआर। लेकिन जो भी चेंजेस होंगे वो क्या नहीं होने चाहिए? हार्मफुल नहीं होना चाहिए। किसके लिए बच्चा? एम्प्लॉयज के लिए। पहला दूसरा बात तो सेम है, डिफरेंस क्या है बच्चा? साक्षी अग्रवाल, क्या है पहला पॉइंट बोलता? पहले दूसरे में डिफरेंस बता। किसका ये लैंडलाइन है भाई? लैंडलाइन। उससे पहले चेंजेस करे। और सेकंड वाला पॉइंट क्या बोल रहा है? ऑफर करने के बाद चेंजेस करे। तो ऑफर किया उससे पहले भी चेंजेस कर सकते हैं, ऑफर करने के बाद। दोनों केस में क्या करना है? एसआर। दोनों केस में क्या करना है? एसआर। क्या ये बात समझ में आई? इन्होंने कहा चेंजेस किस टाइप का? आओ, इन्होंने कहा वेरिएशन से मतलब क्या है? आप अगर प्राइस भी बदलना चाहते हो ना, तो प्राइस भी बदल सकते हो, प्राइस भी बदल सकते हो। बच्चा वापस से ESOP के मीनिंग में जाते हैं, ठीक है। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान मीनिंग क्या था? सेट बोल रहा हूं। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन मीनिंग क्या था? किसको दिया जाता है? डायरेक्टर, प्रमोटर, एम्प्लॉय। ऑप्शन दिया जाता है टू परचेज द शेयर एट फ्यूचर डेट एट प्री डिटरमाइंड प्राइस। प्राइस पहले से डिसाइड थी, इन्होंने कहा प्राइस को रिप्राइस करें। प्राइस को क्या करें बच्चा? चेंज। क्या टर्म्स एंड कंडीशन में हम प्राइस बदल सकते हैं? तो आंसर है हाँ, बदल सकते हैं। हाँ, लेकिन क्या पास करना है? एसआर। और ध्यान रखना बच्चा, सेम बातें कि भैया आपका जो प्राइस होना चाहिए वो अट्रैक्टिव होना चाहिए, अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, फेवरेबल होना चाहिए, बस यही सारी बातें। क्लैरिटी है बच्चा? एक बार पूरा पॉइंट एक बार रीड कर लियो। 5 मिनट हो गए, चालू कर दो यार बच्चा, तब तक मेरी ज्वाइन कराई। 2 मिनट बच्चा। सॉरी, इसमें प्रमोटर नहीं था, सर्टिफिकेट में चले गए। ऑफिसर, एम्प्लॉय, डायरेक्टर, सॉरी। बच्चे बोलो रिजाइन जल्दी जल्दी। अब पंखा चालू हो गया, अब 5 मिनट तो कोई कुछ नहीं बोलेगा, झेल लो।
जिसको गर्मी ठंडी लग रही है ना, उस हिसाब से अपना स्वेटर वेटर लेके आना, ठीक है, और हिसाब से कपड़े पहन के आना तुम लोग। रीड कर रहे हो बच्चा? चलिए। तुम लोग तो और, अरे यार ऊपर वाला पॉइंट तो मैं भूल ही गई, थर्ड पॉइंट रुक जाओ। चिल्लर है ना, क्या लिखा है? नोटिस जो भी चेंजेस करने वाले हो, स्पेशल रेजोल्यूशन जिस दिन पास होगा, नोटिस में घर पे ही पहले क्या पता चल जाएगा, पूरी फुल डिटेल क्या क्या चेंज करने का सोच रहे, ठीक है। चलो सही बोल रहा है। चलिए फोर्थ, वेरिएशन चाहे तो आप किसमें कर सकते हो, प्राइस, रीप्राइस कर सकते हो, किसमें, वही ऑप्शन बच्चा, एप्रिसिएशन शेयर्स एज द केस में बी, विच आर नॉट एक्साइज, जो अभी एक्साइज नहीं हुआ है। जब एक्साइज हो जाएगा तो क्या चेंजेस, एक्साइज हो गया, ले लिया, तब चेंज करोगे क्या, पहले ही होगा ना। चलो, whether not they have been vested if the scheme were rendered unattractive due to fall in the price of the shares in the stock market। बस इन्होंने कहा प्लीज ध्यान रखना, ओवरऑल बोलूं तो बच्चा फेवरेबल होगा तो सामने वाला एक्साइज करेगा, फेवरेबल नहीं होगा तो एक्साइज करेगा क्या। आप एम्प्लॉयज को रिटेन करना चाहते हो ना, तो वैसे ही टर्म्स एंड कंडीशन रखना, भगाने वाली हरकतें क्यों कर रहे हो, ठीक है। क्लियर बच्चा? फिफ्थ पॉइंट क्या बोलता है, कंपनी क्या करे, एंश्योर, क्या इंश्योर करे, जब वो रीप्राइसिंग कर रही होगी ना, तो नॉट, सेम बातें लिखिए बच्चा, डिटरमिनेंटल मतलब वही जो प्रोजेडाइज मतलब था, हार्मफुल ना हो किसके लिए, इन द इंटरेस्ट ऑफ द एम्प्लॉय, और साथ में क्या ले ले, शेयर होल्डर की अप्रूवल। और शेयर होल्डर अप्रूवल किस फॉर्म में देते, ओआर के एसआर, हर केस में एसआर। क्या ये बात समझ में आई? फोर्थ वाले पॉइंट को फिर से बता दूं, चलो फर्स्ट वाला पॉइंट अच्छे से समझ में आया, पूरा रिवीजन करवा रही हूँ, ठीक है। पहला वाला पॉइंट क्या बोलता है, क्या स्कीम को बदला जा सकता है, हाँ, ऑफर नहीं दिया है, ऑफर नहीं दिया है, ऑफर से पहले ही बदल सकते हो। सेकंड पॉइंट बोलता है ऑफर दे दिया, अब बदल सकते हैं, हाँ, उसके बाद भी कर सकते हैं, दोनों केस में एसआर पास करना, बिफोर और आफ्टर। क्लियर है? तीसरा पॉइंट बोलता है भैया नोटिस में बता देना, जब स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने वाले जो मीटिंग करवाने वाले हो ना, उसमें नोटिस में फुल डिटेल्स दे देना, जो भी वेरिएशन, जो भी आप चेंजेस करने वाले हो, मतलब घर बैठे ही बैठे आपको इन्फॉर्मेशन लग जाएगी क्या चेंजेस होने वाले। आपको लगता है कि आपका वोट इंपॉर्टेंट हो तो आ जाना, नहीं तो मत आओ। चलिए, फोर्थ पॉइंट बोलता है वेरिएशन में चाहे तो प्राइस भी आप चेंज कर सकते हो। वेरिएशन में आप अपनी टर्म्स एंड कंडीशन में तो प्राइस भी है, प्राइस भी चेंज कर सकते हो। अब वो प्राइस किसकी, चाहे वो ऑप्शन हो, चाहे वो बच्चा एप्रिसिएशन वाले राइट्स हो, चाहे वो शेयर्स, जो भी केस हो, विच आर नॉट एक्साइज, जो अभी तक एक्साइज नहीं हुए। एक्साइज मतलब क्या, लेने आ जाना, मतलब आज लेने वाली डेट है, क्या चेंज करोगे क्या, पहले करना था ना, पहले करना था। इन्होंने कहा उसी प्राइस को चेंज कर पाना बच्चा जो अभी तक एक्साइज नहीं हुए, मतलब वेस्टिंग पीरियड में चेंज करो, ठीक है। चलिए, वेदर और नॉट दे हैव बीन वेस्टेड, चाहे वो वेस्टेड हो या चाहे ना हो। वेस्टेड मतलब क्या, वो ड्यूरेशन, मतलब एक्साइज होने से पहले, वेस्टिंग के टाइम पर या वेस्टिंग से पहले, ठीक है। इफ द स्कीम वर रेंडर अनअट्रैक्टिव, इन्होंने कहा अगर आपको लग रहा है कि आपकी जो स्कीम थी वो क्या थी बच्चा, अनअट्रैक्टिव, आपने ज्यादा महंगा प्राइस रखा था, आपने आज प्राइस रखी थी 500, तो आपको क्या लग रहा है भैया मुझे इसे चेंज करना चाहिए, तो चेंज फेवरेबल कैसा होगा, जब आप इसे कम रखोगे ना, 500 से आप 400 कर दो, 300 कर दो, 200 कर दो, 100 कर दो, आप प्राइस में तब चेंज करना जब आपको आपकी स्कीम क्या लगेगी, अनअट्रैक्टिव लगेगी, तो ही आप उसमें बच्चा करना चेंजेस, अदरवाइज मत करना। और लास्ट वाला पॉइंट इसी को और अच्छे से बोल रहा है कि भैया ध्यान रखना, प्राइसिंग करते वक्त हार्मफुल, डिसइंटरेस्टेड वाली नहीं होनी चाहिए। दैट्स इट। क्लियर बच्चा? कितने टॉपिक्स पढ़े? पहला कंपनसेशन कमेटी, दूसरा शेयर होल्डर अप्रूवल, तीसरा एक छोटा सा टॉपिक है इसे पढ़ाकर छोड़ूंगी, वो नोट काम का वैसे नहीं रीड करवा रही। द प्रोविजन ऑफ द शेयर होल्डर अप्रूवल अप्लाई टू सच वेरिएशन ऑफ द टर्म्स अप्लाई टू द ओरिजिनल। इन्होंने कहा रेजोल्यूशन ऐसे ही पास करना है जैसे ओरिजिनल वाली चीजों में डिटेल में कर रहे थे, सेम रेजोल्यूशन में कोई चेंजेस नहीं, ठीक है। एक छोटा सा टॉपिक है, हेडिंग क्या लिखा है, कौन स्कीम को वाइंड अप कर रहा है, कंपनी कर रही है, ठीक है। चलिए, इनकेस वाइंडिंग अप ऑफ द स्कीम, बच्चा स्कीम वाइंड अप हो गई, अब महान हमारे ट्रस्ट ने क्या कर लिया था, शेयर्स तो लेके रख लिए थे, ठीक है। अब ये वाइंड अप हो गई तो शेयर्स का क्या करेगा, किसको वापस करेगा, स्टॉक मार्केट में खेलेगा ना।
है ना, और फिर उससे क्या करेगा, पैसा आएगा उससे क्या करेगा, रीपे कर देगा लोन, है ना। तो अगर स्कीम वाइंड अप हो जाती है, अगर स्कीम क्या हो जाती है बच्चा, वाइंड अप हो जाती है, तो पुराने शेयर्स को तो सेकेंड हैंड मार्केट में बेच देगा, और अगर नए शेयर्स ले रखे हैं, अब नए शेयर्स लेना है मतलब कौन सा वाला रूट आ गया, डायरेक्ट रूट भी आ सकता है। इनकेस डायरेक्ट रूट लगता है तो उसमें कमिटी थी, नाम क्या था, इन्होंने कहा भाई सारा काम कंपनसेशन कमेटी कर रही है, अगर आप ट्रस्ट हो, अगर आप ट्रस्ट हो तो अपना लोन रीपे करो, अगर आप ट्रस्ट नहीं हो मतलब क्या हो, डायरेक्ट हो, तो डायरेक्ट रूट में कंपनसेशन कमेटी को जो ठीक लगेगा वो करना, ठीक है। इनकेस स्कीम वाइंड अप होती है और आपके पास क्या आ गया है, एक्सेस पैसा है या फिर शेयर्स बच गए हैं रिमेनिंग इन दी ट्रस्ट, या तो पैसा है या तो ट्रस्ट है, कुछ ना कुछ है, तो प्लीज 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 उसे क्या करना बच्चा, यूटिलाइज करें, किसके लिए, रीपेमेंट ऑफ लोन, या फिर क्या लिखा है, डिस्ट्रीब्यूट करो एम्प्लॉयज को, जैसा कौन रिकमेंड करेगा, कंपनसेशन कमेटी। कंपनसेशन कमेटी जैसा बोलेगा वही था ना एलिजिबिलिटी के लिए, उन्होंने कहा स्कीम बंद कर रहे हैं, एक काम कर रहे हैं आप इसको ये बांट दो, तो जैसा उसे बोला जाएगा वो करेगा। अगर कंपनसेशन कमेटी नहीं है, वो ट्रस्ट है, तो ट्रस्ट क्या करेगा, हमेशा अपना लोन ही रीपे करेगा, ट्रस्ट लोन रीपे करेगा, ट्रस्ट नहीं है तो कंपनसेशन कमेटी है। क्लियर है बच्चा, पक्का, वो उसका पर्सनल होगा, वो उसका पर्सनल होगा, क्योंकि सेकेंडरी मार्केट में भैया महंगे में बिका, वो पर्सनल है, जितना लोन बनता है उतना दे दो, बच्चा बच्चा उसका खुद का, ठीक है। क्लियर है बच्चा, यहाँ पे टॉपिक होते हैं ओवर। नेक्स्ट हेडिंग थोड़ी बड़ी है, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, तो आज की सभा समाप्त।